हेलो एवरीवन। हम जब कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई पीसीएस का, तो सबसे पहले हमारे पास सवाल होता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें। तो इस संदर्भ में हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक को हम क्यों पढ़ें, और दूसरा सवाल जो कैसे पढ़ें ये भी हम बाद में आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी से जो ढेर सारे संबंधित सवाल हैं कि क्यों पढ़ें, ओल्ड पढ़ें या नया पढ़ें, है ना, क्लास वाइज पढ़ें या सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, या फिर कितना टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, फिर क्या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे आधारित पढ़ें या फिर जो इनसे संबंधित नोट्स मिलते हैं उसको पढ़ें। तो इन सब सवालों का हम जवाब ढूंढेंगे यहाँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ें, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मैं इस पे तो कोई सवाल नहीं उठा सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए और ये कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों पढ़ें। अगर आप प्री देखेंगे, मेंस देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे, तो तीनों लेवल पे ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर प्री में देखेंगे तो क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं जो टोटली फैक्चुअल होते हैं, जैसे मान लीजिए जनगणना पे आधारित क्वेश्चन पूछ दिया या फिर जीडीपी पूछा, जीएनपी पूछा, जो भी मतलब फैक्ट के आधार पे, कितना डेटा आधारित क्वेश्चन, ये टोटली फैक्ट है। तो ये तो आप फैक्चुअल कर लेंगे या फिर कहीं आपके एनसीईआरटी बुक में मिल सकते हैं, तो उसको आप देख लेंगे। दूसरा होता है कि फैक्ट होता है बट वो होता है कॉन्सेप्ट पे आधारित। जैसे मान लीजिए कि ये पूछा जाता है कि एरोप्लेन जो है वायुमंडल के किस परत में उड़ता है, तो ये आपका क्या है, फैक्ट है। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वायुमंडल के कितने जो स्ट्रेट होते हैं, कितना इनका परत होती है और कहाँ कहाँ क्या इनकी बनावट है जिसके कारण यहाँ पे एरोप्लेन उड़ता है, तो ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो होता है टोटली कॉन्सेप्चुअल होता है, और ज़्यादातर यूपीएससी के क्वेश्चंस देखेंगे तो टोटली कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं। मान लीजिए जैसे पूछे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, तापमान घटता है। तो क्षोभ मंडल में हम जैसे जैसे जाते हैं कितने किलोमीटर पर कितना टेम्परेचर घटता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है टोटली आपके क्या हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। और ये जब आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स में देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन जो है हमें पूरी तरह से इससे मिल जा रहा है, कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होता, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है एक इंटीग्रेटेड बुक लिखी जाती है, जैसे कि सबको एक दूसरे से रिलेट करके लिखी जाती है। अब मेंस में देखेंगे, मेंस में ये आपके कैसे सहायता करता है। तो मेंस में सबसे पहले तो क्या होता है आपका कि ये जो है आपके जो थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। इसको जो लिखा गया है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो है व्यक्ति के या बच्चों के जो है दिमाग को सोचने के लिए, मीन्स कि सिर्फ बुकिस ना बने, वो आसपास के अपने माहौल से खुद को जोड़ पड़े, मतलब सृजनात्मक एक थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। फिर उसके बाद क्या है, वर्ड्स इनरिचमेंट होगा आपका, मीन्स अच्छे शब्द मिलेंगे आपको, जो मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड क्या है कि आप टू द पॉइंट लिखना सीख जाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आंसर की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होगी। और आप इंटरव्यू में देखेंगे तो इंटरव्यू में अगर आप जब बोलेंगे तो आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखेगा वो कि हम कम शब्द में कितने अच्छे से अपनी बातों को रख सकें। ये धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको ये समझ में आएगा, ये डेवलप होगा जब आप इसकी शुरुआत करेंगे। तो आप देखते हैं सबसे पहले कि वाई हम लोग क्यों कहते हैं कि बिफोर एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक के पहले आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये कि ऑथेंटिक है। हमारे जो भी कंपटीशन है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेती है, इसमें ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप ये क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, इसने इसको तैयार किया है। तो इसके हम जो ऑथेंटिसिटी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो भी इसमें फैक्ट हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी डेटा हैं, इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। एक ह्यूमन एरर अलग चीज़ है, बाकी आपका ये ऑथेंटिसिटी के मामले में आप किसी भी बुक से इम्पॉर्टेंट है, ये इसको प्रेफर किया जा सकता है। दूसरा क्या है, ये कंसाइज है और सिंपल है। कंसाइज मीन्स क्या है, कॉम्पैक्ट है। ये मतलब अगर आप देखेंगे तो कम शब्द में, जैसे कहते हैं ना गागर में सागर, मीन्स कि कम शब्द में अपनी बात को कैसे हम रख सकते हैं। तो ये कंसाइज वे में लिखा गया। एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई है और समझने की ज़रूरत होती है। और सिंपल है, चूँकि ये बच्चों के लिए लिखा गया है तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को एक समझाने के लिए, उसके जो है विस्तार करने के लिए, माइंड के विस्तार के लिए ये लिखा गया है। तो ये सिंपल भी है और कंसाइज वे में भी लिखा गया है। फिर क्या है, तीसरा क्या है इसका, गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट।
आपके कॉन्सेप्चुअल, मैंने बताया कि मेंस जैसे जितने इंपॉर्टेंट है, प्री में भी कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस है, फिर आप क्वेश्चन से जैसे बोलते हो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हर लेवल पे आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट का आपका निर्माण करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बेसिक से शुरू किया। 6th क्लास में अगर आप वायुमंडल पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो ये बेसिक यहाँ दिया गया है, उसका एलोब्रेट करके ये 12th क्लास में दिया गया है। तो ये जो है आपका, चूँकि बेसिक से हायर लेवल तक जाता है, तो इसको जो है काफ़ी ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। और ये लंबे समय तक आप किसी चीज़ को, फैक्ट को भी याद रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को भी याद रख सकते हैं। और क्या है, आप जब लिखेंगे तो उसमें ये चीज़ झलकेगा आपके। दूसरा क्या है कि मेमोराइज। अक्सर क्या होता है ना कि जो बच्चे होते हैं, लगता है कि हम याद कर लें। बहुत लोग बोलेंगे लूसेंट पढ़ लो, है ना, हम याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जब याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा माइंड का ग्रोथ होता है, और ना ही हमारे सोचने की कैपेसिटी जो है, थिंकिंग हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये जो मेनली है कि आप देखेंगे एनसीईआरटी के लिखा गया है कि जो मेमोराइज करनी, यानी रटने की जो प्रवृत्ति है ना, उसको ख़त्म करना। मतलब आप सोचो क्यों घटना घटी, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ा, और ये कहाँ तक इसको प्रभावित कर सकता है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। तो एक विश्लेषणात्मक आपकी जो है ना, एक शुरू हो जाएगी आपकी थिंकिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपटीशन के लिए। फिर क्या है, ये चौथा चीज़ जो है, एक्सटेंसिव रिसर्च करके इसको लिखा गया है। काफ़ी ब्रॉड स्तर पे इसका रिसर्च किया गया है कि एक बच्चे के लिए हम कैसे इसको तैयार करें, ताकि उसको जो है बचपन से उस तरह की चीज़ें, मतलब माइंड उसका डेवलप हो। और ये क्या है, इमेजिनेशन पावर उसका बढ़े। मीन्स जब आप किसी चीज़ को इमेजिन करके पढ़ते हैं, कि मान लीजिए आप देखेंगे उसमें बुक्स में कार्टून के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको वो सब चीज़ दिया गया है, तो आपको लगेगा कि अच्छा, जैसे दिया गया लोकतंत्र में कि अगर आप एक लाइन में खड़े हैं आप वोट देने के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम समानता के अधिकार, जैसे आर्टिकल 14 में समानता का दिया गया, तो समता, हम समान हैं। तो क्या ऐसा सच में है हमारी सोसाइटी में? तो आपके मन में स्ट्राइक करेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, सिर्फ हम एक वोटिंग के समय हम खड़े होते हैं, बाकी तो हम नहीं दिखता है ऐसा। जो भी ऐसे क्वेश्चंस है, तो आपको एक क्वेश्चन अराइज होगा और उसके थ्रू आप लर्निंग शुरू करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि रेपुटेड ऑथर ने इसको लिखा है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जो राइटर्स होते हैं, काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, उसके द्वारा इसको लिखा गया है। तो ये क्यों पढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी बुक में होना चाहिए इससे ज़्यादा चीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें है सब चीज़। दूसरा क्या है कि ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें, ये क्वेश्चंस होता है। तो आप देखेंगे कि लगभग अगर आप सारे सब्जेक्ट को मिलाएंगे तो लगेगा कि आपको 45 या 44 बुक्स लगभग होंगे। तो ये हम अब जो है न्यू बुक्स को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू जो लिखा गया है वो काफ़ी कॉन्सेप्ट आधारित और काफ़ी उस पर रिसर्च करके एक बच्चे को, मतलब नए इन्वायरमेंट के तहत पढ़ाने की कोशिश की गई है। तो न्यू इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर हिस्ट्री का थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन आप न्यू को ज़्यादा लेके चलिए उसको। दूसरा है कि क्लास वाइज या फिर हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ें। तो अब क्लास वाइज, जैसे कि हमने 6th क्लास की किताब उठाई तो हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, 6th क्लास के सारे ख़त्म कर दिए। तो आपके पास जब कम समय हो और दोहराना हो तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट वाइज। जैसे ज्योग्राफी का हमने लिया और ज्योग्राफी का लिया, उसके बाद 6 का पढ़ा, फिर 7 का पढ़ा, फिर 8 का पढ़ा, फिर 9, फिर 10। तो आप देखेंगे इससे क्या होगा, पूरा आपका एक कॉन्सेप्ट जो है ना बन जाएगा। तो ये बहुत लंबे समय तक आप रिटेन कर सकते हैं इसको, और आंसर राइटिंग में ये चीज़ें आएंगी। तो सब्जेक्ट वाइज ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए पढ़ने के लिए। तीसरा क्वेश्चन होता है कि हाउ मच टाइम, मतलब ये जो हम पूरी बुक्स पढ़ेंगे तो ये कितना टाइम लेगा ये। तो ये अगर आपके स्पीड पे हालांकि डिपेंड करता है, हर व्यक्ति की पढ़ने की क्षमता होती है, हर व्यक्ति का समय होता है पढ़ने का, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। 3 से 4 मंथ में ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद लास्ट है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ें। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि हम टेक्स्ट बुक पढ़ें या फिर इसके बेस्ट, बहुत सारे ने क्या किया है, नोट्स बनाया है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने, बहुत सारे आपको नोट्स कहेंगे पढ़ लो। लेकिन ये वही हो गया ना कि हम नोट्स पढ़ रहे हैं, जैसे लूसेंट का नोट्स पढ़ लिया या किसी भी बुक का नोट्स पढ़ लिया, तो आपको जो वो बुक जो दी गई है वो तो आपको नहीं मिलेगा। जो आपका जो कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, जो आपका एक विकास होना चाहिए मेंटल, वो नहीं हो सकेगा। तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि उसके आधार पे जो बुक बनाई गई है वो पढ़ें, बल्कि आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक पढ़ें। देन आपको अगर लगता है कि हाँ इससे आधारित जो फैक्ट है वो देख सकते हैं, तो आप किसी भी बुक को देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना। क्यों पढ़ें, इस पर सवाल नहीं होना चाहिए। और अगला वीडियो दूंगी मैं कैसे पढ़ें। धन्यवाद।